अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, उसके प्रेसिडेंट को उठा लिया और तो और अब उसके तेल के भंडार को यूटिलाइज करने की बात डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कह रहे हैं और पूरे दुनिया के देश सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं। पर क्या वजह है कि अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है? क्या अमेरिका का तेल का भंडार अब खाली हो रहा है? आखिर अमेरिका के अटैक के पीछे का मेन वजह क्या है और इंडिया का इसमें क्या रोल हो सकता है? इंडिया, जिसके खुद बहुत सारे स्टेक्स है वेनेजुएला में, उसको इस वॉर से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और बिना स्किप किए इसे देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और नए वीडियोस बनाने के लिए। वेनेजुएला का नाम लिटिल वेनाइस से आया है क्योंकि 1499 में पहली बार जब स्पेनिश एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुची वहां पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग लकड़ियों के खंबे पर घर बनाकर रह रहे थे। ये देखकर उन्हें इटली के वेनिस शहर की याद आ गई और उन्होंने इस जगह का नाम वेनेजुएला रख दिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है जो कि गायना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसके गायना के साथ कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है, खासकर कि एस्क्विबो रीजन को लेकर, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से जानेंगे। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल का भंडार है, सऊदी अरेबिया और रशिया से भी कई ज्यादा, करीब 300+ बिलियन बैरल्स, जो कि सऊदी अरेबिया के 267 बिलियन बैरल से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना जिसके पीछे यूएसए जैसा देश भी पड़ा हुआ है, उसके होने के बावजूद इस देश की अमीरी सऊदी अरेबिया, यूएई या कतर जैसी क्यों नहीं है? इन सब देश के उलट यहाँ पर गरीबी सालों से पैर पसारे हुए है और यहाँ के मेजॉरिटी लोग गरीब है और सरवाइव करने के लिए भी जूझ रहे हैं। वेनेजुएला के लोग हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, फूड शॉर्टेजेस से परेशान है और मिलियंस लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। दुनिया के क्रूड ऑयल का 18% होने के बावजूद ये देश गरीब है और इसके पीछे अमेरिका की स्ट्रिक्ट सैंक्शंस, देश की खराब पॉलिसीज और पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस है। वेनेजुएला का ओरिनोको बेल्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है जहां हेवी क्रूड फ्लो करता है। यहां पर क्रूड ऑयल रिजर्व्स 2014 में 300 बिलियन बैरल्स रिकॉग्नाइज किए गए थे और 2023 तक ये 303 बिलियंस हो गए थे। पर ये ऑयल हेवी क्रूड है और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। पर 1999 से ही वेनेजुएला ने फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ के ऑयल फील्ड से हटाना स्टार्ट कर दिया था और ऑयल और गैस सेक्टर को नेशनलाइज कर रहे थे, जो कि एक सोशलिस्टिक मूव था। इससे हुआ ये कि फॉरेन कंपनीज यहाँ से चली गई और देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आ पाए। ये सब क्यों और कैसे हुआ, चलिए आगे जानते हैं। वेनेजुएला एक ओपेक कंट्री है। इनफैक्ट ये ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का फाउंडिंग मेंबर है। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया ने मिलकर ओपेक को बनाया था दुनिया के ऑयल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। पर आज के टाइम वेनेजुएला की खुद की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट नील है। 1990s में वेनेजुएला यूएस का एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर हुआ करता था। 1998 तक यूएसए वेनेजुएला से ईयरली 1.5 मिलियन बैरल से ज्यादा इंपोर्ट करता था, जो कि टोटल इंपोर्ट का 17% था। यूएस की कंपनीज एक्सन वेनेजुएला में 1920s से ही इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट 1970s के ओपेक क्राइसिस के टाइम पर भी वेनेजुएला यूएस का रिलायबल सप्लायर बना हुआ था। पर 1999 से सब कुछ चेंज होने वाला था जब ह्यूगो चैवेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने। चैवेज यूएसए को ओपनली इंपीरियलिस्ट कहते थे, जिसके वजह से इनका और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट होते रहता था। चैवेज मानते थे कि ऑयल एक नेशनल वेल्थ है जिसका यूटिलाइजेशन गरीबों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। अपने आइडियोलॉजी के अनुसार उन्होंने सबसे पहला लॉ 2001 में पास किया, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन लॉ, जिसमें वेनेजुएला के ऑयल पॉलिसीज को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। इस लॉ के मुताबिक ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज की ओनरशिप को स्टेट ओन्ड कंपनी PDVSA को दे दिया गया और प्राइवेट प्लेयर्स का रोल काफी ज्यादा कम हो गया वेनेजुएला के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। चावेज ने सोइंग द ऑयल प्लान को रिवाइव किया, जिसमें ऑयल रेवेन्यूज को सोशल प्रोग्राम पे खर्च किया जाता था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग फॉर द पुअर। उन्होंने ओपेक में वेनेजुएला की रोल को स्ट्रॉन्ग किया, ऑयल प्राइसेस हाई रखने के लिए प्रोडक्शन कोटाज सपोर्ट किए ताकि रेवेन्यू बढ़ सके।
2007 में चैवेज ने और एग्रेसिव स्टेप्स लिए और सीरीज ऑफ लीगल चेंजेस किए, जिसके बाद प्राइवेट ऑयल प्लेयर्स का वेनेजुएला में रहना इम्पॉसिबल हो गया। यूएस कंपनीज जैसे शेवरॉन और एक्सन मोबिल पर दबाव डाला गया कि वो अपने एसेट्स स्टेट ओन कंपनीज को देके वेनेजुएला से बाहर चले जाए। हालात इतने बुरे हो गए कि इन कंपनीज के एसेट्स को एक्सप्रोप्रिएट किए जाने लगा, मतलब स्टेट वेलफेयर का हवाला देके जबरन एक्वायर किया जाने लगा, जिसके बाद यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गई और इन प्राइवेट कंपनीज ने इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंपनसेशन मांगा और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेस भी हुए। चैवेज के टाइम यूएस ने इनिशियल सैंक्शंस लगाए, जैसे 2005 में एंटी ड्रग कोऑपरेशन के नाम पे, लेकिन फुल ब्लोन सैंक्शंस बाद में मैड्यूरो एरा में आए। लेकिन रूट्स चैवेज के टाइम से ही था, क्योंकि उन्होंने फॉरेन कंपनीज को पुश आउट किया था और स्टेट कंट्रोल और ज्यादा बढ़ा दिया था। वेनेजुएला का इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स रशिया, ईरान एंड क्यूबा यूएस के लिए थ्रेट था, इसलिए टाइम टू टाइम ओबामा, ट्रंप और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस स्ट्रिक्ट और एक्सपैंड कर दिए। और 2013 में जब चैवेज की मौत हुई तब मड्यूरो ने प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली। उसके बाद से जियोपॉलिटिकली और टेंशन्स बढ़ गए। गायना के ऑयल रिच रीजन में कन्फ्लिक्ट्स हुए और यूएसए से आमने सामने की टक्कर हुई। इसमें इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स भी फंस गए और इतने सालों से ये फंसे हुए ही है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। वेनेजुएला की हाइपर इन्फ्लेशन इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि दुकानदार नोट्स को गिनने के बजाय उन्हें तराजू पर तौलते थे। यहाँ तक कि आर्टिस्ट्स वहाँ के करेंसी नोट्स पर पेंटिंग करते थे या उनसे हैंडबैग बनाते थे, क्योंकि नोट की वैल्यू उस कागज से भी कम हो गई थी जिस पर वो छपा था। दोस्तों, निकोलस मड्यूरो, जो ह्यूगो चैवेज के बाद अप्रैल 2013 से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने, उनके एरा में ऑयल पॉलिसीज और यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स ने देश को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में ढकेल दिया था। ये पीरियड मिसमैनेजमेंट, फॉलिंग ऑयल प्राइसेस और इंक्रीजिंग यूएस सैंक्शन से मार्क हुआ है, जो फाइनली 2026 में यूएस के मिलिट्री अटैक में कल्मिनेट हो गया। मड्यूरो ने चैवेज की सोशलिस्ट बोलिवेरियन रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू किया, जिसमें ऑयल रेवेन्यूज को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे हेवली खर्च किया गया, जैसे सब्सिडाइज्ड फूड, हाउसिंग और हेल्थ केयर। वेनेजुएला की इकोनॉमी 95% ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थी और पीडीवीएसए को सेंट्रल रोल दे दिया गया था इसको कंट्रोल करने के लिए। पहले सालों में 2013 से 14 तक ऑयल प्राइसेस हाई थे, करीब $100 पर बैरल, तो रेवेन्यूज से गरीबों को फायदा पहुंच रहा था। लेकिन देश में डाइवर्सिफिकेशन नहीं आया, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। इसलिए जब 2014 में ऑयल के प्राइसेस नीचे गए तो वेनेजुएला की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि ये ऑयल एक्सपोर्ट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। ऊपर से मैड्यूरो एरा में करप्शन बढ़ गई, पीडीवीएसए में पॉलिटिकल अपॉइंटीज आए, एक्सपर्टीज वाले एक्सपर्ट्स को निकाल दिया गया और मेंटेनेंस नेग्लेक्ट किया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि ऑयल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे गिरने लगी। 2013 में 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे से 2018 में 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तक प्रोडक्शन गिर चुकी थी और उसके बाद 2023 में तो ये 8 लाख बैरल्स पर डे तक गिर गई। मड्यूरो ने फॉरेन पार्टनरशिप ट्राई किया, जैसे रशिया, रॉसनेफ्ट और चाइना से लोन्स लिए ऑयल के बदले, लेकिन ये डेड ट्रैप था और आज वेनेजुएला चाइना को बिलियंस ओ करता है। पर ये सब तो वेनेजुएला की टेंशन्स थी, इसमें यूएसए को क्या लेना देना था। यूएसए ने मैड्यूरो के पॉलिसीज के अगेंस्ट कई सारे सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें सबसे पहले तो 2014 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया था फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि यूएस का कहना था कि मैड्यूरो रिजाइम ने अपोजिशन को सप्रेस किया है वेनेजुएला में। 2015 में ये सैंक्शंस और एक्सपैंड हुए और फिर 2017 में आया डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर और उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया। पहला सैंक्शन 2017 में ही लगा, मड्यूरो के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की वजह से, जिससे वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, सप्रेसिंग द अपोजिशन इन द कंट्री। इस सैंक्शन में यूएस ने वेनेजुएलन गवर्नमेंट को न्यू डेट इशू करने से रोक दिया यूएस मार्केट्स में और पीडीवीएसए पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिससे वेनेजुएला की बोरोइंग कैपेसिटी और गिर गई। 2018 से सैंक्शंस एक्सपैंड हुए, इंक्लूडिंग द गोल्ड सेक्टर ऑफ वेनेजुएला, पर असली खेल 2019 के सैंक्शंस ने किया, जब ट्रंप ने फुल ऑयल सैंक्शंस लगा दिया और यूएसए में वेनेजुएलन एसेट्स वर्थ $7 बिलियन को सीज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला अपने ऑयल बेच नहीं पाया और इसकी इकोनॉमी 2013 से 2019 तक 65% तक श्रिंक हो गई।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नए सैंक्शंस ज्यादा नहीं लगाए पर पुराने वाले को कंटिन्यू किया और फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा यूएस के प्रेसिडेंट बनकर लौटे तो उन्होंने सैंक्शंस को और एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए लेट 2025 से ही नेवल एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया था। कई वेनेजुएलन बोट्स को भी पकड़ लिया था। फाइनली जनवरी 3, 2026 को यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया और एलाइड ट्रूप्स ने कैराकस में मैड्यूरो के कंपाउंड पर रेड किया। उन्होंने मैड्यूरो और उसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया और न्यूयॉर्क लेकर आ गए और उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्ज भी लगा दिए। पर क्या ये सब सच में यूएसए ने इसलिए किया था क्योंकि वहां से ड्रग्स अमेरिका आ रहे थे, या इसके पीछे पूरा इंटेंशन वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना था? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं क्योंकि हम आपका सारा कमेंट पढ़ते हैं। 2026 के अटैक से पहले 2020 में वेनेजुएला में मड्यूरो को किडनैप करने की कोशिश हुई थी जिसमें अमेरिकन कंपनी सिल्वर कॉप यूएसए का रोल था। इसको ऑपरेशन गिडियन का नाम दिया गया था और इसका मास्टरमाइंड एक अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल था और कुछ वेनेजुएला के लोग जिन्होंने बोट से मड्यूरो को पकड़ने की कोशिश की थी, पर यूएसए फॉर्मली इसमें अपना हाथ होने से साफ इनकार करता है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि यूएस फिलहाल वेनेजुएला को चलाएगा और वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा। तो क्या सच में यूएसए ने ऑयल के लिए ही वेनेजुएला पर अटैक किया और हवाला ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन राइट्स का दे रहा है? क्या यूएसए के अपने तेल के भंडार खत्म हो गए हैं? यूएसए के अटैक के पीछे भले ही ऑयल रिसोर्सेज एक मोटिवेशन हो सकता है, पर यूएसए के ऑयल रिजर्व्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। यूएस का टोटल एस्टिमेटेड ऑयल रिजर्व 45 बिलियन बैरल्स है, जो कि खत्म होने से अभी काफी दूर है। अब डिटेल्स में समझो। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। डेली ऑलमोस्ट 13 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो एनुअल 4.7 बिलियन बैरल्स के अराउंड होता है। रिजर्व्स टू प्रोडक्शन रेशियो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का है, यानी अगर आज के रेट पे प्रोड्यूस करते रहे तो 10 साल में ऑयल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये रेशियो हमेशा ऐसा ही रहता है क्योंकि हर साल न्यू रिजर्व्स ऐड होते चलते हैं। हिस्ट्री देखा जाए तो 1980s में भी ये रेशियो 10 ईयर्स था, लेकिन रिजर्व्स बढ़ते गए और स्पेशली शेल बूम के वजह से, इसलिए ये रेशियो अभी भी सेम है। वैसे ही रिसोर्सेज इंडिया के पास भी मौजूद है, जो फिलहाल तो लॉक्ड है पर जल्द ही अनलॉक होने वाली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला में कई इंडियन एसेट्स भी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। दोस्तों, इंडियन ऑयल कंपनीज ने 2000s में वेनेजुएला के मैसिव ओरिनोको बेल्ट में और दूसरे फील्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थे। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का 40% स्टेक था सैन क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड ईस्टर्न वेनेजुएला में, और कैराबोबो प्रोजेक्ट में भी 11% स्टेक था। ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का भी कैराबोबो में 3.5% ईच का स्टेक था। ये एसेट्स इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वेनेजुएलन हेवी क्रूड इंडियन कम्प्लेक्स रिफाइनरीज जैसे आईओसी के पैराडीप, मैंगलोर रिफाइनरी, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी और प्राइवेट जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी के लिए परफेक्ट थे। 2019 से पहले वेनेजुएला इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लायर हुआ करता था और 4 लाख बैरल्स ऑयल पर डे इंपोर्ट होता था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीडीवीएसए के साथ 2012 में एक डील भी हुआ था, जिसके वजह से रिलायंस का 20% ऑयल सप्लाई वेनेजुएला से ही आता था। पर यूएस सैंक्शंस की वजह से यहाँ ऑयल प्रोडक्शन रुक गया और इंडियन कंपनीज के पैसे भी फंस गए। और तो और रिफाइनर्स को भी नुकसान हुआ क्योंकि उनकी रिफाइनरीज को वेनेजुएला के हेवी क्रूड के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब यूएस के अटैक के बाद अगर वेनेजुएला में ऑयल प्रोडक्शन स्टेबल होती है तो इंडिया के अराउंड $1 बिलियन जो फंसे हुए थे वो क्लियर हो सकती है। साथ में नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती है और वेनेजुएलन ऑयल सप्लाई से लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। मतलब यूएस के अटैक से कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा हो सकता है, सिर्फ तब जब यूएसए वहां पर ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट करवाए। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यूएसए ऑयल के लिए कुछ भी कर सकता है। ट्रंप इंडिया पर सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं क्योंकि हम रशिया से सस्ता ऑयल खरीदते हैं और खुद दूसरे देश पर कब्जा ही कर लेते हैं अपने ऑयल सिक्योरिटी को बचाने के लिए। पर एक और बात है जिसकी वजह से इंडिया को इस अटैक का फायदा हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं। गायना में क्रिकेट को नेशनल स्पोर्ट माना जाता है और यहाँ के लोग हिंदी, पर्टिकुलरली भोजपुरी या गायनीज भोजपुरी बोलते और समझते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लेजेंडरी प्लेयर्स जैसे शिव नारायण चंद्रपॉल, रोहन कन्हाई और
एल्विन कालीचरण गायना से ही बिलोंग करते हैं, जो इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी का हिस्सा है। दोस्तों, रिसेंटली गायना अपने बड़े ऑयल फील्ड एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन कंपनीज को इनवाइट कर रहा है। दिसंबर 31, 2025 को गायना के हाई कमिश्नर धर्म कुमार सिराज ने ऑफिशियली इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया 2026 के ऑफशोर ऑयल ब्लॉक्स ऑक्शन में बिड करने के लिए। इंडियन कंपनीज जैसे ONGC विदेश, ऑयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। गायना के साथ हमारा कल्चरल रिलेशन भी है। गायना में इंडियन ओरिजिन लोगों की बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 40%, और PM इरफान अली भी इंडियन हेरिटेज के हैं, और गायना के इनविटेशन से इंडिया के लिए नए और बड़े अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं। पर रिसेंट ईयर्स में गायना और वेनेजुएला के बीच बहुत सारे टेंशन्स हुए थे, जिसके कारण गायना के ऑयल ब्लॉक्स को थ्रेट था। दरअसल ये डिस्प्यूट 1899 से ही चली आ रही थी, जिसमें वेनेजुएला गायना के एस्क्यूबो रीजन को अपना बताता है, जो कि गायना का 2/3 हिस्सा है। ये रीजन रिच इन ऑयल एंड गैस है, और इसलिए रिसेंटली मैरिडो ने इस मुद्दे को और इंटेंसिफाई कर दिया था, ताकि वो इस रीजन के रिसोर्सेज पर अपना हक जमा सके। मार्च 2025 को वेनेजुएला की नेवी ने गायनीज वाटर्स में इंकर्शन भी किया था, जिसके वजह से टेंशन पीक पर पहुंच गया था। पर US के अटैक ऑन वेनेजुएला ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब वेनेजुएला की रिजाइम उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गायना के साथ किसी तरह की डिस्प्यूट कर सके, जिस वजह से गायना की ऑयल एसेट्स अब सिक्योर हैं, जिससे ना ही इंडिया की ऑयल सप्लाई फ्रॉम गायना बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज और प्रोजेक्ट्स भी सेफ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि US के इस अटैक से इंडिया को फायदा हो सकता है। पर क्या US का इस तरह से किसी देश पर अटैक करना सही था? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।